पहला पॉडकास्ट है, तो मेरे को जो आएगा मैं बोल दूंगा, अब आप बाकी एडिट में संभाल लेना। जो मुझे नेचुरली आएगा मैं वही बोल दूंगा बस। आई एम नॉट रिहर्स्ड और प्रैक्टिस्ड और एनीथिंग, सो अब आपके हाथ में। तो चलो, ये भी अच्छी बात है कि एक चीज़ और भी है। देखो, पॉडकास्ट का मीनिंग ही है कि जो इट्स अ प्लेस कंफर्टेबल टू टॉक। तो इसमें क्या है, कुछ बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, जो दिल में आए बोल दो, वही करेंगे सर, और बस वही करेंगे बस। और बोल देंगे आपकी बस वो है जो रियल में एक्सपीरियंस किया है, जो रियल में कहना चाहते हो, बस वो बोल दो। ऐसा सोचो कि यार वी आर जस्ट टॉकिंग अक्रॉस द टेबल। मेक सेंस, वही करूँगा। एंड यू मेड मी फील सो कंफर्टेबल, सो इट्स एन ऑनर टू सिट ऑपोजिट टू यू। लाइक आई सेड, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत छोटा है। आपने इंडस्ट्री इतना देखा, आपने बनाया, यू मेड दिस इंडस्ट्री व्हाट कुछ भी नहीं। आई थिंक इट्स लाइक पीपल लाइक यू टुडे हु आर रीडिफाइनिंग द एफएनबी इंडस्ट्री है। और ये तो पूरे यंगस्टर्स सी द लास्ट डिकेड। हमें तो लगता है कि हम लोग आपसे रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमें भी अभी लगता है हम अभी भी सीख रहे हैं सर। आजकल इतने सारे चीजें हो रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। द पेस एट व्हिच थिंग्स आर ग्रोइंग क्रेजी। मतलब बिल्कुल रियली रोज कुछ लगता है नया हो रहा है यार, नया हो रहा है, ये पता ही नहीं है यार ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है। सीरियसली मुझे तो लग रहा है आई थिंक वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम कि इंडिया का कोई ब्रांड इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड वेरी सून। Hello viewers, welcome to another episode of Buffet with Nakul. Well, they say there are two kind of people in this world. One who eat to live, and there are others who live to eat. And when it comes to Indians, of course, yeah, we live to eat only. ये तो कोई बात ही नहीं, हम लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं for sure. और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो डे की स्टार्ट होती है जनरली, व्हेन यू सी आवर डे स्टार्ट्स इन आवर हाउस आल्सो बाय सम सॉर्ट ऑफ अ प्लानिंग। हमारे मदर्स हैं, वो जनरली आके बोलेंगे बेटा आज खाने में क्या खाओगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ कल्चर वी हैव अक्रॉस इंडिया, नो मैटर व्हाट विच रिलीजन यू बिलोंग टू, विच सिटी यू बिलोंग टू। ये एक कल्चर है हमारा, खाने की जो इम्पोर्टेंस बताता है। हम किसी को ट्रीट भी करते हैं, किसी को खुशी देना चाहते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट हिम विद द बेस्ट फूड। एंड व्हेन इट कम्स टू फूड यार, हम लोग को खाली हमारा देसी खाना पसंद नहीं है। इनफैक्ट वी लव टू ट्राई cuisines ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। इफ यू सी द F&B industry, food and beverage industry in India is evolving like anything, and there has been a significant rise of those restaurants which are serving global cuisine today. One of the most popular cuisine among the global cuisine is the Pan-Asian cuisine. And today, I'm really glad to have a very special person in my studio who's the founder of one of the finest Pan-Asian restaurant brand in Hyderabad. I have with me today Sandeep, who runs the Pan-Asian very popular restaurant called Hashi in Hyderabad, and have recently started another brand called Doki Doki. So welcome Sandeep, welcome to the studio. Thank you. And welcome to Buffet with Nakul. Thank you. Happy to be here, Nakul. Pleasure being here. Right. So, Sandeep, my first question to you: how your journey in F&B started? Why F&B? I think your first line said it all, sir. You said कुछ लोग कुछ लोग क्या खाने के लिए जीते हैं, राइट? खाने के लिए जीते हैं. So I think I'm one of that. Food has been a integral part of my life from when I can remember, and I think I did engineering by chance, but I've never done anything related to what I studied. My first job was with an energy drink company called Red Bull. Then I worked with a liquor company called Pernod Ricard. So during those 10 years, I'd interacted with lots of F&B accounts. I was handling key account business, so obviously my day-to-day job involved visiting all the restaurants, 5-star hotels. So my exposure to that culture was very high. And then I think during my stint at Pernod, I was living in Chennai for a while, and due to some circumstances, my wife's health didn't permit, and we decided to move back to Hyderabad. While we were here, we were talking about it, so it was something that we thought. Like I told you, I took a break in my career at that point in time. I did a course. I was studying, and on the last day of that course, we'd gone to a restaurant in Bangalore. It's a legendary restaurant that serves Japanese cuisine. And the restaurant was full, it was packed. And the chef came onto the table to serve us because he was the one actually bringing out the plates of sushi. So when he came out very casually, as a joke, in candid nature, I just happened to tell him, Chef, we have nothing like this in Hyderabad which serves casual Japanese food. Would you be interested in coming to Hyderabad and setting it up? He said, no, I'm very busy here. I don't have the time.
That was October of 2016. And my wife and I thought about it, and she's my partner in the business and partner in life. So I'm the co-founder of Hashi and Doki Doki. But that happened in October, and by April of 2017, we launched our first outlet. So in 6 months, we didn't do market research. Wow, so 6 months you started your first outlet. Yes, we did. Amazing. We did. I think sometimes they say only fools rush in, right? I think we really did rush in. We didn't do market research. I think it was gut feel. Sometimes you just get it right, and we were contemplating with multiple ideas, but when this came to us, we felt that the market is ripe, and Hyderabad didn't have any standalone Pan-Asian Japanese outlet at that point of time. So we started our first outlet in 2017 of April. That's how Hashi started. So I think amazing story. You are, I think, destined to come into food and beverage industry. And, I think so. I think so. Because your preparation started with your journey being in sales and marketing. Yeah. And then meeting restaurant owners, finally turning up yourself as an entrepreneur. I think so. And that's good. Yeah. So, but now as I said that of course Pan-Asian when it comes to food, and as an insider from the industry, I know that it's not easy to carry such kind of a cuisine. Absolutely. Because we all know this is a skilled people driven industry, right? And Yeah. there is a challenge when it comes to the consistency. Correct. And then there is a challenge also because the very high iteration is out there, Absolutely. right? So how do you tackle these issues? Actually, I'll also add to that. When we started in 2017, there were probably, what I could count on my hand right now, 2 or 3 restaurants in 5-star hotels also, which were serving Pan-Asian food. So we literally also built the supply chain. Like at that point of time, most of the raw material and ingredients that we procured, we didn't get in Hyderabad. So I literally worked with vendors. I'd found people from Delhi, Calcutta, Bombay. Everything was outsourced. Like there was nothing locally available in Hyderabad. Today the scene is different. Today there are so many restaurants, cafes and stuff, all serving Pan-Asian food, that every product is available that you can imagine. Right? Coming to your point on staff, it is a very, very defined skill set. Right? Unlike other cuisines, which we are more close to our palate and close to our culture, there's no cultural context also to this cuisine. So the people who do this kind of food are skilled, and it was difficult. But I was very clear that when we set out to do this, we were not building a restaurant, we were building a company, we were building an organization. So we knew what happens in the restaurant industry generally. So some of the things that we did from the very first day on in our restaurant was we celebrated every employee's birthday in the month. We ensured that from the very first year that we set up business, we had a policy that every employee would get 30 days of paid leave, which they had to use to go back, travel home and stay with their family. We provide company accommodation to them from the day that they joined our business. And within the first year, we also started ensuring that we were paying PF, ESI and stuff, because you needed a mandatory 20 employees. So there's a saying, right? Culture eats strategy for breakfast. I think you take care of people, people take care of you. We've been fortunate enough that I still have some of the people from my founding team still part of my organization even today. Yeah. Wow, that's great to hear. Yep. That's great to hear. Yeah. I think that's, as you were telling, of course, one of the facts which you shared is that, when you start treating your staff like your family, when you celebrate their moments, when you see and understand their problems on daily basis, and you're able to make them comfortable. I think that is more than, it's more than what you pay them, because it's like once they are treated well, once they get a good accommodation, once I think they also feel closely associated with you. Somewhere. I think that's something which is, if people are able to do, it will definitely solve in a big way this problem iteration, which I hope so. Very, very nicely you defined, and I think the other thing which I'm also amazed to listen is that from a person who, before 2017 was not even there in F&B, and such a deep detailing of things. So, and then 6 months you started your first outlet. So,
how do you, see this happening? No, I think a lot of credit has to go to my partner as well, because the insight that she brings to the business is tremendously valuable. The strategy. So we've split the business that I run and take care of ops largely, vendor management, staff, procurement, and ops is what I take care of. She takes care of largely everything related to strategy, branding, PR, social media. That's all her game, and she does that from behind. She also, you can wake her up in the middle of the night in the sleep and ask her her numbers for the month and P&L, she'll tell you. That's her. So I think over the last 7 years, we've played to both of our strengths, and credit to her to sort of figure out how this works. So between us, I think with every organization, right, you have to have the right CEO, the right co-founder, the right CFO. Between the both of us, we probably identified what our strengths are and stuck to those. So that's something that luckily worked out for us. We identified what strengths work for us and what we like doing, and that's what we're doing right now. So yeah. And what was, first of all, what's her name? Oh, sorry, her name is Nishita. She's a lawyer. She's a lawyer. She is a lawyer. Yes. Okay. She's a gold medalist lawyer from Hyderabad, from Nalsar. So she has the brains, you can say. I mean, I'm not that bad as well. I have some brains, but yeah. You have to say in this way, right? Of course, it's being listened. No, I think I'm being honest and truthful. People who know us know. My friends also would realize it. She is definitely the smarter one out of both of us. But great, I think. So it's like, for you, it was a different stream, different things, and then she comes from a law background and coming into F&B. So I think she brought strengths of creativity. She brought strengths of visualizing. Like I was saying, right, our first outlet was 500 square feet, right? So you started with just 500 square feet? Yeah, we had 500 square feet, and 4 tables. Asian outlet you started? Yes. I remember our first kitchen was 13 by 13, 169 square feet. We had a store down in the building. The landlord of that building still is a very close friend, still visits all our restaurants whenever we open. The way she built that restaurant visually with the help of the interior designers and the architects was something that you could take and put into anywhere in the world and it would fit in, right? That space had the coziness. We had a live kitchen in 169 square feet, or in 500 square feet. We had a live kitchen that we'd set up. Lots of challenges, lots of mistakes made, lots of lessons learned. But the visual appeal, the strategy of how to make that place look, how the menu should have been designed, what pricing should have been done, was all hers. So while I am on the podcast, she's the one running the show. It's unbelievable, I was just going to tell you, what are you telling, starting a pan-Asian restaurant with 13 by 13 kitchen. Yeah. Just, if you ask me, it's very next to impossible. True. The kind of, cuisine you need to serve to people out there. Of course, a lot of sauces involved, a lot of other stuff involved. But I think also, when we did it right, Nakul, what we did was also, we didn't have a massive menu. We had a one-page menu. We had a front and a back, one page of menu. We had sushi, we had dim sums, we didn't have appetizers, we didn't have soups, and we had a couple of comfort options because end of the day, Hyderabad, people want to eat rice, people want to eat noodles. That was it. Our menu was just that. That format was brilliant. In hindsight, today we are talking about QSR formats, right, which are all working on those scales. That was and probably is a format that we will scale and build on that brand, because we felt that at that point of time we wanted to build a bigger restaurant because we wanted more kitchen space, we wanted to experiment with more things, wanted to value add in terms of the menu, but that size format of QSR is here to stay today. Yeah, it's possible. Yeah, you can see the successful QSRs, which is around across India. In fact, rather, we just had a podcast with someone actually, a founder of, not the founder right now, who's taking care of father found, I think started that. It is called Tips Frankie. Oh, of course. Actually, of course. And, big fan. Yeah. So there are so many brands out there. Yeah. Momos and all, basically, they're all QSR formats and doing, I think they're doing well across India. Absolutely. There is a significant rise in these formats, and then of course there is a lot of possibility around because cities are now getting tight
Yeah. And you don't find comfortably big spaces available out there. They're like if you are hunting for something like 20,000 SFT, 30,000 SFT, it's very difficult to find today the right place. But it's also a question of perception, right? Like, I mean, sorry, I'm just saying, it's a question of perception कि हमको क्या लगता है ना कि इंडिया में बड़ा रेस्टोरेंट है मतलब तो ही चलेगा। अच्छा रेस्टोरेंट है, छोटा अच्छा खाना मिलेगा। छोटा रेस्टोरेंट है तो पता नहीं कैसा खाना मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक यू सेड राइट, 8 years बैक अगर मेरे को कोई बोलता कि 500 स्क्वायर फीट के जगह में 169 स्क्वायर फीट के जगह में मैं सुशी बेचूंगा, अगर कोई आपको आके पूछता बोलो कि पागल है रहने दे मत कर, नहीं चलेगा, राइट? बट द पॉइंट इज आई थिंक वो माइंडसेट अब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, करेक्ट है। क्योंकि क्विजीन पर्सपेक्टिव इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द स्पेस एनी मोर. Correct. For audiences, there are small format outlets that are doing incredibly great food, and there are places that are doing lot of interesting stuff. अब रामेश्वरम कैफे को देख लीजिए, it's a South Indian restaurant that barely has any seating. मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा that you will build a tiffin center which does the volumes and the numbers that they do, but they don't have large scale seating, right? Taza Kitchen also has done the same thing. They brought down the price of मतलब what my grandfather and stuff would be able to pay at, those are the prices they're playing on single ticket items. So perception of food has changed. कि ये नहीं है कि अच्छा खाना या प्रीमियम खाना बड़े जगह में ही मिलेगा. वो पोजिशनिंग आई थिंक आज वो मिथ टूट चुका है. दैट्स डेफिनेटली देयर. एक थिंग जो मैं संदीप अभी आई एम स्टिल फीलिंग द वाइब, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार फूड इंडस्ट्री में आपको तभी उतरना चाहिए जब आप खुद एक्चुअली फूड की तरफ आपका पैशन बहुत है. और पैशन से मेरा मतलब सिर्फ एज ए इन्वेस्टर से नहीं है बेसिकली. जब आप उसके अंदर डीप डाइव कर सकते हो बिजनेस के अंदर, आप उसके अंदर जा सकते हो, देख सकते हो हर एक सेक्शन को कि हाउ इट वर्क्स. और आई थिंक जिस तरह की डिटेलिंग आप अभी दे रहे हो तो मुझे आई ऑलवेज से कि दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल. आपकी जर्नी हालांकि अभी जस्ट इट्स बीइंग ऑलमोस्ट अ डिकेड, अभी इतना ही स्टार्ट है, लेकिन जितना आप डिटेलिंग में गए हो इसके अंदर, दैट शोज द काइंड ऑफ पैशन and the time you have given to this industry. वो बहुत important है बिकॉज इसमें सक्सेस बाहर से लगती है, पर जब अंदर उतरता है आदमी तब पता लगता है. आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस है जब आप उतरे और फ्रॉम आउटसाइडर एंड व्हेन यू स्टार्टेड रियली? यार नकुल एक्चुअली ना आप एक बात बहुत सही कह रहे हो. पता है आज के डेट में भी मैं काफ़ी सारे लोगों को मिलता हूँ जो मेरे को देख के पूछते हैं कि यू ओनली रन रेस्टोरेंट्स, मतलब ये आपका फुल टाइम है. सो एक चीज़ क्या होता है ना, लोग ये रेस्टोरेंट ये इंडस्ट्री में जब घुसते हैं ना, उनको लगता है ये साइड हसल के तरह काम कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स और लोग 4 दोस्त मिल जाते हैं, 5 दोस्त मिल जाते हैं, who get in and sort of want to get in and build a cafe. सबका ड्रीम है कि हम कैफे खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, बार खोलेंगे, बट इट इज़ हार्ड वर्क, इट्स ग्रंट वर्क. एंड लाइक आपने कहा था एट्रिशन रेट इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है. यू कैन स्टिल टेक केयर ऑफ देम लाइक अ फैमिली, बट दे विल स्टिल गो बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दिस बिजनेस, राइट? और बिना नोटिस दिए अगले दिन भी चले जाएंगे. इट्स टफ, एक्सट्रीमली टफ, and it's getting tougher also. To give you some statistics, right? Fun fact, Hyderabad has 78,000 restaurants, including cloud kitchens. Okay? This is a report that's been launched by NRI IFSR, out of which 16,000 are cloud kitchens. Okay? That's Hyderabad, with a population of roughly 1.2 crore people. Right? New York has 35,000 restaurants. Half it compared to what we have. And imagine the floating population that comes into New York, the number of tourists that walk into. This business has become extremely aggressive with low barriers of entry, but the business is growing, right? It's growing at a CAGR of 8% to 13% in the organized sector. It's here to stay, it's here to grow. So if done rightly, they scale. But it's not easy. It's not one bit easy. I mean, I have 1 decade, but you have decades of experience. You've seen it inside out. You've seen how tough it is to build a brand, to sustain it, and to continue to do the same thing. And the promise has to be that from day one, you can't compromise on certain things. Like for us, we still buy the same sushi vinegar, we still buy the same salmon, we still buy the similar quality of sushi rice that we bought in the same
time, earlier we used to buy American sushi, now we buy Japanese rice grown in India. That's the scale for you to understand, right? कि आज इंडिया में इतना सुशी बिकता है कि जापानीज कंपनी इंडिया में उनका सुशी राइस ग्रो कर रहे हैं, right? सुशी तो बिल्कुल जैसा आपने बोला, आई मीन द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी इट गॉट इन जस्ट लास्ट फ्यू इयर्स. आई थिंक अभी तो आप हर जगह डिम सुशी की बात करते ही करते हो, सुशी की बात करते ही करते हो. आई थिंक today there is a big craze among the people to try these things. Yeah. तो सबसे बड़ी बात आ रही है. Cultural context भी बढ़ गया. I think people are watching a lot of Japanese anime. People are watching a lot of content that has, connection and context of this cuisine. So kids, I still remember I was 23 years old when I ate my first sushi. Right? I still remember where I ate it. And I have a very interesting consumer insight on this. You will always remember in your life where you had your first sushi. आपको शायद ही कभी याद होगा कि आपने पहली बार बिरयानी कब खाया है, पहली बार कब केक खाया है, पहली बार कब पिज्जा खाया है, बट आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि आपने पहली बार सुशी कब खाया है, राइट? एंड फॉर अस एट हाशी इट्स ऑलवेज बिन द गोल दैट वी वांट यू टू हैव योर फर्स्ट सुशी एक्सपीरियंस विद अस, बिकॉज दैट बिल्ड्स a connection and a core memory for you. And ऐसा है क्या होता है ना, sushi is something that you can either go terribly wrong with when you're trying the first time. You can't eat, if you're eating sushi for the first time, ये नहीं कि आप सीधा पहले salmon sushi खा लो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है? You have to play around, figure out what suits your palate, which is why my staff are trained to tell you that if you're trying sushi for the first time, please experiment. Don't experiment too much. These are the safe options that you would like. Right? तो वो cuisine acceptance बनाने के लिए we've also played a large role in trying to get them to eat the right kind of product. Yeah, I think that's very important when it comes to specialized menus, because many of times one of the biggest problem or the challenge the restaurants face and then the reason for failure is ये जो होता है ना कि यार आपने मेनू तो बहुत बढ़िया डिजाइन करा दिया, you got one very good consultant chef on board, आपने बहुत बढ़िया मेनू बनवा दिया. अब जब गेस्ट आ रहे हैं तो आपका स्टाफ उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, एंड फॉर हिम इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेन पेपर व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. ही रियली, सो लाइक यू वर टेलिंग, आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यार जो आप बना रहे हो उसको आपको बताना भी है पहले कि क्या इम्पोर्टेंट, ये क्या अलग है, ये क्या अच्छा है इसके अंदर, ये क्या डिफरेंट है, क्यों लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए. बिल्कुल यार. ऑल्सो एक और चीज ना, कंसल्टेंट्स के साथ क्या होता है, वो आपका मेन्यू डिजाइनिंग करने तक हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग हेल्प करने तक नहीं. जैसे आपने कहा था एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा है, आप आज एक बंदे को ट्रेन करोगे वो कल चला जाएगा, जो परसों आपको नया बंदा आएगा उसको मेन्यू पता ही नहीं होगा, राइट? और एज अ रेस्टोरेंट ओनर, एज अ बिजनेस ओनर, आपको आपका मेन्यू पूरा पता होना चाहिए, राइट? उसमें अगर आप कॉन्फिडेंटली आपके स्टाफ को सिखा सकते हो, समझा सकते हो, अभी भी होता है. कभी कभी मैं इनफैक्ट कल की बात कर रहा हूँ, कल मैं मेरे रेस्टोरेंट में स्टाफ के साथ ब्रीफिंग कर रहा था, मैंने 2-3 ट्विस्टर क्वेश्चंस डाल दिए थे स्टाफ को, एंड दे वर लाइक सर ये नहीं पता हमको, राइट? सो एंड आई ऑल्सो टेल देम कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो से सर नहीं पता, मैं सीनियर से पूछ के आता हूँ, विच इज़ फाइन, इट्स ओके. बट होता है, वो चैलेंज है, बट डोंट बी सो डिपेंडेंट ओनली ऑन अ कंसल्टेंट. हमने अभी तक जिंदगी में कभी कंसल्टेंट यूज नहीं किया है. मेरा आई थिंक इसमें थॉट ये है कि यार देखिए, you should be first of all you should understand the metrics of the business. Absolutely. Right? आपको पहले अपनी टीम की स्ट्रेंथ भी देखनी है, आप किनको सिखा रहे हो. आई ऑलवेज से कि यार देखो, आप प्रोफेसर को तो बुला रहे हो, लेकिन अगर आपके जो the people who are going to carry it on regular basis, अगर वो 5th-6th स्टैंडर्ड के लेवल पे है और आप उनको पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज सिखा रहे हो, बिल्कुल सही, तो वो आगे कर ही नहीं पाएंगे. what you expect, you will end up paying a large amount of fees to that person, in fact, and he will eventually tell you how to do it, but your people should be ready to absorb it and carry it further on daily basis. Correct. आपके बच्चे, मतलब आपकी जो टीम, आपकी जो किचन टीम है, आपकी जो ऑपरेशन टीम है, अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आप पहले उनको तो जज करो. अगर आपकी जजमेंट है, then of course you should be able to find the right time is there to do Correct. and go to the next level. Correct. Elevation is good, new things are good. Everyone wants to do something new for the business, to uplift the business. लेकिन वो स्टेज नहीं आती है 90%, जैसे आप बोलते हो. हम लोग पहले इंडस्ट्री में एक ये फीलिंग है, जैसा आपने बोला कि यार आप किसी को बुला लो और आप उनसे किसी बड़े शेफ को बुला लो, आप उससे मेनू डिजाइन करा लो. उस शेफ से आप मेनू डिजाइन डेफिनेटली कराओ,
आप करा सकते हो तो, लेकिन पहले आप अपने टीम को एक बार जजमेंट दो कि वो किस लेवल पे। ऑफ कोर्स ऑल्सो एक और चीज क्या होता है ना आज की डेट में, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स छोटे छोटे चीजें होते हैं, जैसे खुद के रेस्टोरेंट में स्टाफ, बहुत ही बार ऐसे होता है कि रेस्टोरेंट में स्टाफ ने खुद का रेस्टोरेंट में खाना कभी टेस्ट ही नहीं किया होता है, बहुत बार होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। और अगर आप आपके स्टाफ को नहीं बताओगे इफ दे डोंट टेस्ट द फूड, कि एक डिश जब आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन कैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, अगर उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन पे, सबसे पहले सर्विस वाला नोटिस करेगा। किचन वाले जबरदस्ती में देयर इज अ फ्लो, राइट। किचन वाले को केओटी आएगा, वो फ्लो में ऑर्डर करेगा, पंच करेगा, डालेगा, निकाल देगा, क्योंकि उसको उसका नेक्स्ट ऑर्डर करना है। जब सर्विस वाला खाना लेके आ रहा है, उसको दिखेगा कि वो आइटम जा रहा है, वो आइटम कितना बच रहा है। मैं एक्चुअली मेरे स्टाफ को 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बोलता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब प्लेट पे खाना वापस आ रहा है, कितने आइटम का खाने का प्लेट में वापस आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू नो दैट क्या गेस्ट को पसंद आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है। इट्स अ वेरी स्मॉल इनसाइट, बट वो बहुत लाइक यू डोंट नोटिस इट। द मोमेंट यू आर एबल टू नोटिस कि ये आइटम बहुत ही बार वापस आ रहा है, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करना जरूरी है। एंड दे हैव टू टेस्ट द फूड, स्टाफ नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोडक्ट वो है, क्या है, दे नीड टू टेस्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट, तभी वो उसको बेच सकता है कॉन्फिडेंटली। अगर उसको बस पता है सालमन सुशी, उसने जिंदगी में कभी सालमन सुशी खाया नहीं, कैसे समझा पाएगा? सच ए नाइस डिटेलिंग, मजा आ गया सुन के। तो ये आई थिंक, अच्छा मेरे को ये बताओ, यू स्टार्टेड विद अ पैन एशियन कॉन्सेप्ट, राइट? यू स्टार्टेड एट दैट टाइम व्हेन इट वाज नॉट पॉपुलर इन द सिटी। अभी तक जर्नी कैसी रही है, लाइक हाउ इट हैज बीन? पहले तो ये बताओ कि मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं, लाइक वेयर डू यू स्टैंड टुडे, व्हाट्स द काइंड ऑफ अ टर्नओवर, पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? अभी पैसे तो कमा रहे, खुश है, वी आर ग्रोइंग, वी built a new brand, we've launched a new outlet called Doki Doki. We've been successful for the last 8 years with Hashi. We have 2 outlets. We are renovating one of our outlets as we speak. So it's a good business definitely, and हमारा अभी क्या हो गया, we built a loyalty base, so we have a good chunk of delivery to dine-in business, and we focus largely on consciously I've made an effort, Nakul, that जब मैं numbers देख रहा था और मैंने auditor के साथ जब हम बैठ रहे थे, we were trying to realize and deep dive into the numbers and realize कि online business is great, it's good, but a large chunk of it is not your revenue. It goes to Swiggy and Zomato or any third party aggregator. And customers today want to come in for experiences, but they're also very value sensitive. So आज के डेट में एक साइकी शिफ्ट हो गया है कि कंज्यूमर्स आर टुडे लुकिंग एट नॉट एट द प्राइस ऑफ द मेन्यू, बट कि वो आउटलेट कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट? So that's been a cosmic shift that we've been focusing more on dine-in per se. Business is good, happy at good turnovers, we're growing, we're looking to also work with a couple of new concepts and probably scale Doki Doki, our new product that we've launched 4 months ago. I'm happy with the numbers that we're doing and very interesting innovative concepts that we've done there. So what's the kind of a turnover, if I ask? We are roughly doing about 6.5 crores with these 2 outlets. Wow, which is good, and bear in mind that our outlets are small format outlets. Yeah. We operate about 50-seater restaurants because I believe that that's a perfect sweet spot. Maybe 50 to 60 seats is a good size for a restaurant to operate. You don't need to operate beyond that because वरना फिर वो 50-60 सीटर रेस्टोरेंट में ये हो जाता है कि इट्स इजी टू फिल अप द रेस्टोरेंट में 4 टेबल। जब 4 टेबल 5 टेबल होता है, रेस्टोरेंट बिजी बसने लगता है। अगर आप 25 टेबल 30 टेबल रखोगे, उसमें 5 टेबल भरेगा, फिर भी रेस्टोरेंट खाली रहेगा। दैट्स द sweet spot that we like to maintain. So I think when you started, of course, you also had gone through that pandemic period in between, and all those things happened. And still now, at this stage, you have been. I mean, you were able to, you have come to a stage where you're profitable. Yeah. तो अभी, if I ask you in general, कि क्या अच्छा किया काम, जो मतलब आपको लगता है कि what you are able to really do well. I mean, whether it's the food or the other aspects, what made it actually today profitable and where you stand today? ये क्या लगता है, क्या अच्छा काम किया? I think एक चीज जो है ना नकुल जी, I think one of the first things that we've done is कि हमने consistency of product and ingredients maintain किया पहले से, कि
एक रेपुटेशन आ गया सिटी में कि इफ यू वांट टू ईट गुड सुशी यू गो टू हाशी, राइट. We've maintained the quality of people we hire, and it's been good that whoever worked with us get a reputation that oh Hashi में काम किया तो अच्छा sushi होगा, which also helps them get better jobs as well. But I think one of the core things that we've done from the beginning has been we've built our brand slowly, organically, by word of mouth, the old way. And we focused on maintaining the quality by providing the same kind of product inventory that we held back then. For example, let me tell you, जब हमने 2017 में शुरू किया था, we use a kind of vinegar called Mizukan Suhiro. Right? That's a vinegar that's used generally in sushi. We still use the same one. जब भी shortage होता है, कभी कभार it becomes shortage because there are different kinds in that. Suhiro है, Shiragaku है. But we still use the same one, even if it's not available and it goes up in price, we still buy the same thing. Right? We still, even today, buy whole salmon and do not buy frozen salmon. We buy the whole fish, we remove the fin, we clean it, we gut it, and we use the fresh salmon so that the feel that you get is as close to fresh salmon as possible. क्योंकि frozen करोगे तो it's great, freshness रहता है, but there's something different between fresh salmon and frozen salmon. वो है product में difference. We still use gold drop oil from day one. We've not compromised on the oil that we use. So basically, you've done a lot of, I think, given a very good time to the supply chain also, because supply chain, I think, is very important that you set your supply chain right. Absolutely. इसमें ना एक बात और भी है, मैं जो बताऊंगा अभी, because we are having this discussion. बहुत ज़्यादा जगह पे ना ऐसा होता है, स्पेशली जो ये स्पेशलाइज्ड कुजीन्स आते हैं ना जब, तो क्या होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आज की डेट में ऐसे बाय होने शुरू हो जाते हैं जिनकी आपको एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं होती, राइट? और क्योंकि क्या होता है कि ऑफ कोर्स कुजीन की आपको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, और फिर बाद में आपको ये भी रियलाइज होता है कि यार मेरी सप्लाई चेन की मेरी ऑफ कोर्स फूड कॉस्ट ज़्यादा जा रही है. ऐसा कुछ आपके साथ हुआ अभी तक इस जर्नी में, या मतलब ऐसा एक चीज़ हुआ है कि हम जब स्टार्ट करे थे एवोकाडोज लेते थे, अभी भी लेते हैं एवोकाडो बहुत ही ज्यादा. मतलब आज के डेट में हमको एवोकाडोज, और एवोकाडो इज सच अ प्रोडक्ट दैट इट्स द टफेस्ट प्रोडक्ट टू प्ले विथ, क्योंकि इन सुशी यू नीड द फर्मनेस ऑफ एवोकाडो टू स्लाइस इट. और उसमें जब कॉस्ट प्राइसिंग लेते हैं हम, जनरल प्राइस पर्सपेक्टिव जब लेते हैं, लोग वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट अकाउंट नहीं करते. हमें आई थिंक आफ्टर वन बीच में, आई कांट रिमेंबर व्हेन दिस वाज, बट देन वी रियलाइज कि हम जब एवोकाडो कॉस्टिंग ले रहे थे, वर वी एक्चुअली टेकिंग द कॉस्टिंग ऑफ द एवोकाडो विदाउट द सीड और विद द सीड. द सीड बिकम्स अ चंक ऑफ द वेस्टेज दैट कम्स इन एवोकाडो. एंड जब हमने शुरू किया था, वी यूज्ड टू रिलाई अ लॉट ऑन इंडियन एवोकाडोज. इंडियन एवोकाडोज में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है बिकॉज इट डजंट स्टे राइप फॉर लॉन्गर टाइम. नाउ लकीली बिकॉज ऑफ न्यूजीलैंड हास एवोकाडोज, Tanzanian avocados that are coming in, prices have dropped. There's fluctuation in the avocado prices season में, जैसे अभी this is a season where it becomes very expensive. Right. Avocados have been very tough to play with. उसमें बहुत ज़्यादा wastage हो जाता है. But now we've sort of consolidated it and we've played around with the idea कि उसका wastage को भी हम कैसे use करें. How do we use it? We use that as a part of some of the other ingredients in the recipe in menus, so that जो wastage निकलता है, मैंने से wastage की जो pulp हो जाता है, we can't cut it, but we can't throw it. So we use that in some of the other dishes as well, as a sauce. Great. Wow, that's lovely. Because I think it's the wastage which plays a significant role when it comes to food cost. Absolutely. और जो आपने भी शेयर किया, just to add to this, I think एक चीज जो मैं ज़्यादातर बोलता हूँ people to see that many times they use the packed product. And packed product में दो चीज होती है, एक तो weight and then there's a drain weight also. Absolutely. तो drain weight लोग समझते ही नहीं है जहाँ तक, वो टोटल वेट देखते हैं और उसके हिसाब से दे कैलकुलेट द फूड कॉस्ट. करेक्ट. जबकि एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट है अंदर वो ड्रेन वेट है, जो बेसिकली आपके पास जो रियल प्रोडक्ट अवेलेबल है. करेक्ट. तो ये जब आप मतलब ये छोटी छोटी चीज है जो ये हमारी इंडस्ट्री में आपको समझना बहुत जरूरी है. जैसा आपने भी बात करी एवोकाडो की, आप इतनी डिटेलिंग के अंदर गए उसके अंदर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ होमवर्क यू हैव डन टू क्रैक द राइट फूड कॉस्ट. क्योंकि फूड कॉस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल आता है बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज आपकी अगर फूड कॉस्ट करेक्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स आप पैसा कमा ही नहीं सकते हो. बिल्कुल सही. तो अच्छा, इस पे मुझे ये बताओ कि आइडियली आप पैन एशियन जब आप कर रहे हो तो
आपके हिसाब से what is the target food cost and the other cost you generally target to So, achieve in a month? जैसे I'll tell you, जैसे- there is no one set formula on this. मेरा इसमें जो take है कि for example there are certain items जैसे हम for the sake of experience also we serve something called unagi. Unagi is roasted eel, not something that everybody would eat on a regular basis. The tuna that we use is you have multiple varieties in tuna. In the qualities of tuna, you get fatty tuna, you get loin, you get saku. So in all of these, आपको मेन्यू इंजीनियरिंग पे ऐसे फोकस करना पड़ेगा कि certain product category items are highly profitable. Certain product category items you are willing to take a costing on it. And honestly, this is where my partner Nishita is brilliant at. Okay. The pricing strategy for the menu has been fully done largely by her. So when we do food cost predominantly across, we try and maintain the pricing to be between 30 to 33%, largely on an average. In some categories, जैसे sushi के थोड़े items पे, for example on salmon and tuna, we try and touch between 38 to 40 on those categories. But then in some categories, for example in your Chinese and in your Asian and dim sums, we try and drop it below 30 as well. So net average, we try and maintain between 33 to 35. Yeah, that's I think the benchmark in the industry. The Yeah. 30, should be ideally 30 or less than 30 should be Correct. ideally the food cost. Yeah. And so if you say what is the kind of bottom line you eventually set to achieve every month, क्या goal set करते हो? यार, I do understand it fluctuates every time. It's not going to be stable because there are so many unseen expenses which also come up in this Yeah. industry. But क्या मतलब mind में क्या लेके चलते हो? So I'll tell you what, our point of view is even with Doki Doki, we've been operationally break even from the very first month. That's been something that we always focus on कि हमको पता चले हमारा payables कितना है. We've been operationally break even from day one, even with a new brand, because again, when Nishta sets the pricing and she realizes this is the target we need to hit on each month, and you have to grow your business slowly, right? ऐसा नहीं कि आप see also lot of people believe, right, that आप business को यहाँ से शुरू करो. You want to start at 5 crores a month. It's very difficult to sustain 5 crores a month. You build at 25-30 lakhs and start growing up slowly. You'll hit a 50-60 lakhs store. And slow growth is painful, but it's sustaining. It's long term. But having said that, general bottom lines that we try to maintain and try and achieve are between 15 to 17% because your costs are higher. See, what happens is, again, this is a conscious effort कि जब आप delivery पे ज़्यादा focus करोगे, the costs of delivery, the costs associated with delivery are higher. That eats away into your bottom line. So driving dine-in business is a huge factor. जब तक आप आपका drive-in business dine-in business push कर सकते हो, I think the healthy split according to me is if your dine-in is at about 70% and delivery is at about 30%, you're in great shapes. That's good boots. That's very nice. I mean, I think you should be clear about one is that about your pricing. It's very important because देखो आपने जैसा बोला कि 17% you intend to achieve. जितने खर्चे हैं आपके बिजनेस के, whether it's a cost associated to the rents और HR cost और marketing branding cost, Absolutely. सब निकलेगी तो उसी से जो प्राइसिंग आपने सेट करी है. Correct. तो आई थिंक जो आप जिस तरह से इतना डीप डाइव करा है आपने, मे बी दैट्स द फैक्ट दैट आप जो आज यू हैव बीन एबल टू टेस्ट सक्सेस. क्योंकि एक बात जो वी ऑल नो दैट अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं. बिल्कुल एंड उसका एक रीजन जो मैं समझता हूँ वो यही है कि अगर आप अपना होमवर्क ठीक करोगे, जैसे आप बता रहे हो, और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, आई एम सो हैप्पी बिकॉज when I see people meet people like you and go into such kind of a detailing about their business, it's always lovely talk because you go back ultimately finding something useful, learning something new every time. और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, फूड इज लाइक ओशन. इसमें आप कोई भी, आज मैं समझता हूँ कि हम 2% भी अपनी पूरी लाइफ करके भी नहीं सीख पाते. बिल्कुल सही. तो इतना मतलब अच्छा है इस इंडस्ट्री. नहीं, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. इनफैक्ट आई थिंक हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं. मैं तो अपने शेफ्स को हमेशा पुश करते रहता हूँ कि मैं जब भी कोई रेसिपी देखता हूँ, आई पुश इट टू देम एंड टेल देम, यू नो व्हाट, ट्राई दिस आउट. कैन वी रिड्यूस दिस वेस्टेज? कैन वी यूज दिस इन समथिंग एल्स? कैन वी डू दिस समथिंग एल्स विद दिस? Can we use this product to make a soup? Can we use this? Can we freeze it? Can we do something?
and there is immense scope in learning, right? You never know where some idea will come out from, and in this business there's insane amounts of learning. I follow some really keen veteran startup guys who built large scale F&B brands in India. I've built businesses worth 100, 200, 300 crores, right? The insights that come are very small, but they are very largely impacting your business. If you have a low margin product, try and build scale. If you have a high margin product, try and build consistency and operate it in the same space. You don't need multiple outlets. I think one more problem our generation faces is scale. You don't need to have 100 outlets. You can be happy. बहुत सारे veteran outlets and players are there who built 1-2 outlets and been very happy with it. You don't need to do 100 outlets. Build your first 2 outlets or first outlet right and go from there. आएगा अगर आपका process सही है, आपका सब सही है. If you have to build 100 outlets, it will come. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले आउटलेट से हम 100 आउटलेट बनाएंगे, 500 करोड़ का वैल्यूएशन लाएंगे, 2000 करोड़ में बेच देंगे. वो I don't know, that's for me. Yeah, very well said. I think बात सही है. देखो पहले तो आपको बेसिक्स तो राइट करने हैं, उसके बाद ही आप स्केल करने सोच सकते हो. और अगर आप पहले जंप कर जाओगे तो फिर आप विल एंड अप विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और बहुत सारी ऐसी अनसीन प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप अभी फोर्स ही नहीं कर रहे हो. और आसान नहीं है F&B को हर जगह पे कंसिस्टेंटली चलाना, तो समझना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट तो अभी क्या नेक्स्ट प्लान क्या है संदीप अबाउट हाशी? आई मीन हाउ यू वांट टू टेक बोथ योर, आई मीन हाउ डू यू see the future of both these brands in the next 5 years? I think with Hashi we definitely want to go back to the drawing board of building the QSR format. Sub 1000 square feet outlets across proper corporate dens. तो अभी तक ये बूटस्ट्रैप है आपका बिजनेस? बिल्कुल बूटस्ट्रैप है, जिस मी एंड माय पूरे पैसे जेब में जा रहे हैं, पूरे सैलरीज में भी जा रहे हैं सर. तो अब लेकिन अब क्या आगे, लाइक हाउ डू यू प्लान? तो आप बोल रहे हो जैसे कि यू वांट टू सो व्हाइल आई हैव एन इनक्विजिटिव ब्रेन, तो मेरा कीड़ा है कुछ नया करने के लिए. सो डोकी डोकी केम आउट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. इट्स अ जेन ज़ी प्रोडक्ट फॉर द यंगर ऑडियंस. जैसे मैंने आपको कहा था, वी हैव द फर्स्ट सोबर बार इन हैदराबाद. We would love to scale Doki Doki as well. So मेरे मतलब जरा ऑडियंस के लिए भी साथ में ये बताओ कि ये सोबर बार बेसिकली क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो जैसे ग्लोबली क्या होता है, आज के डेटा अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ यंगर ऑडियंसेस आर मूविंग अवे फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल, राइट? क्योंकि मैंने खुद एक अल्कोहल कंपनी में काम किया है, मैं ये डेटा थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ. सो सोबर एज अ कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स 0% अल्कोहल. तो लुक, कलर, फील, स्मेल, टेस्ट, माउथ फील वेरी सिमिलर टू एन अल्कोहल है, बट उसमें अल्कोहल स्पिरिट नहीं है. तो देयर इज नो हाई ऑफ एन अल्कोहल. मतलब मान लो आप फ्लेवर्ड पानी पी रहे हो, बट दैट्स फ्लेवर्ड टू टेस्ट लाइक अ वोडका, जिन और अ विस्की. इसके साथ हमने इंटरेस्टिंग कॉकटेल्स बनाए इन अ रेस्टोरेंट, बिकॉज बेवरेज प्रोग्राम जैसे रेस्टोरेंट में क्या होता है, व्हेन यू कम टू अ रेस्टोरेंट, पीपल वांट समथिंग नाइस टू ड्रिंक, समथिंग इनोवेटिव टू ड्रिंक, and something that's fresh, something that's what do you call it, revitalizing, something that makes you feel lighter. Sober cocktails are our version of that, where we take sober gin, sober 0% alcohol and convert them into some interesting cocktails. This is a trend that's big globally and it's here to stay, and it's a great working lunch concept also. मान लो अगर आप एक corporate hub में हो, you're doing a lunch and people want to catch up for a drink, we have people who want to come in and taste something interesting with their food. That's the idea behind sober cocktails. So that's where we are at, and I think the scope to grow with Doki Doki is high. The scope to also leverage Hashi into the QSR model and build it back is what we want to do. है थोड़ा process systems. Are you open now to investment, or you want to franchise it, or like what's the idea, or you want to have your own store? We're open to both, but again, when we talk about investment, it has to be beyond just money for us. Somebody who can help us mentor us into processes, somebody who can mentor us in terms of how we scale this brand. Today a lot of people want to invest in F&B, but there's no value add from that money. So the money that we would want to take in would be from somebody that helps us to build processes where we can successfully scale these models. And I'm also working on a couple of other ideas, researching on it. इस बार पहले तो हमने 6 महीने में आउटलेट खोल दिया था, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में अब थोड़ा ज्यादा ही रिसर्च हो रहा है. सो आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट
हो रहा है research. I'm working on a product which I think is a scalable product, and in my head I think maybe I'm right or wrong, but I think that could be the next big QSR product. Lovely. So I think you're already in some new project basically. You're working. I'm working on something. Yes, I'm working on some thought process. So also Sandeep, when you were talking about it, I know you had the NRI chapter also of Hyderabad. Correct. So how that as a responsibility has been actually? कैसा रहा अभी तक experience? NRI, we all know is the largest association of restaurant in India. So I think we are the founding people of the NRI Hyderabad chapter. Hyderabad chapter of NRI was founded by Mr. Shaz Mahmood, who used to run Olive Bar and Kitchen. उन्होंने कहा we need to represent, and NRI needs to have a Hyderabad chapter. So he got a couple of us together. So मेरा association with NRI has been from day one. अब 6 साल हो गया NRI के साथ. And I'm currently the co-chapter head after Sampath sir's term. यार I tell people this कि NRI is a great platform because कोई मुझे पूछता है कि NRI से क्या मिलता है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन से क्या मिलता है. I think you get brotherhood. I think you get industry knowledge, and I think you get mental peace. क्योंकि जब आप ये इंडस्ट्री वालों के साथ बैठते हो, सबका प्रॉब्लम सेम है, सबके इश्यूज सेम है, सबके चैलेंजेस सेम है, एंड सबका ये महीने का सेल सबका एक साथ ही ऊपर होगा या सबका नीचे जाएगा. सो इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल पीस. क्योंकि क्या होता है, कभी कभार यूर लाइक कि यार आज सेल बुरा था, ये वीकेंड पे सेल बुरा था, इज इट जस्ट मी? एंड देन यू रियलाइज कि आप 10 रेस्टोरेंट वालों को मिल रहे हो और वो लोग पूछते कि यार वीकेंड का स्केल इस बार बहुत गंदा था, क्यों था? नवरात्रि सेलिब्रेशन था, नवरात्रि टाइम पे फास्टिंग चल रहे. सो रियलाइज ओके इट्स नॉट जस्ट मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग. बट या सपोज इफ वो कह रहे नहीं सबका अच्छा चल रहा है, यू रियलाइज ओके देन मे बी समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू वर्क इट आउट. बट NRI as an association has really opened up its doors to a lot of knowledge for me and a lot of network also, because it's opened up to a lot of things that I don't know from this industry. I'm not from the F&B industry to say, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मैं बैक एंड प्रोसेसेस नहीं जानता हूँ, but there are a lot of things that I keep learning from people. It has opened access to some really, really good people who I've gone up to and asked them when I have this problem कि sir, how do I deal with this problem? How do I deal with this issue? It's so मेंटल पीस के लिए इट्स डेफिनेटली ग्रेट. हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई थिंक दैट्स आवर वे ऑफ गिविंग बैक. एब्सोल्युटली. और तो अभी हम लोग आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट बोथ द ब्रांड्स टू ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन. वन इज ऑफ कोर्स द QSR concept, and the other where you want to carry a sober bar along with the Pan Asian cuisine. Yeah. And apart from that, Sandeep, I think one more thing which I would like to ask you, because you have ventured into this industry, not of course this is you are the first generation entrepreneur. कैसा प्लान करना चाहिए अगर आज सपोज किसी को रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है? People come with their sort is very different, their strengths are different, weaknesses are different, capital की limitation होती है या नहीं भी होती है. कैसे एक मतलब हाउ पीपल शुड प्लान देयर जर्नी? अगर आज किसी को एक रेस्टोरेंट ब्रांड बनाना है, हाउ दे शुड प्लान देयर जर्नी? यार आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कोई कुछ आज के डेट में, टू ऑल द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड वाचिंग इट विद द आइडिया कि हमें इंडस्ट्री में घुसना है, देयर आर 2 ways टू डू. वन, आपको अगर कुछ करना है, एकदम अलग करना है, लुक एट वेदर यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट जो मार्केट में एक्सेप्ट हो सकता है, राइट? 2 इज जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसको क्या आप बेटर कर सकते हो फ्रॉम प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्राइस एंड एक्सपीरियंस. और ये नहीं है कि आपको बड़ा ही करना है, छोटा कर सकते हो. स्टार्ट स्मॉल. वाव मोमो सागर इज द प्रेसिडेंट ऑफ NRI करेंटली. 13 साल पहले जब उन्होंने स्टॉल छोटा सा आउटलेट शुरू किया था, आज के रेट में 500-600 करोड़ की कंपनी है, राइट? इट स्टार्टेड स्मॉल विद अ स्मॉल आइडिया, राइट? सो no idea is big, no idea is small. It depends on execution, it depends on how you do it. But ये है कि this industry is tough, it is extremely aggressive and competitive. तो very dynamic, very dynamic also, and what works is very different from market to market. क्योंकि इंडिया ऐसा एक शहर है कि 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर में टेस्ट बदल जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन what audiences might like, or you might have to educate them. But
don't be afraid to start small. You don't have to start big. You can build something small and take it forward from them. But यही है यार कि one basic premise has to be this. अगर आप रेस्टोरेंट चालू कर रहे हो, don't run it in such a way that you don't go there and your kids can't go there and eat there. Maintain a restaurant, क्योंकि आजकल बहुत क्या होता है, kitchens and stuff are maintained so badly that you don't have the time to watch it, you don't have the time to see it. Make it a place where you will go with your family and eat. मतलब जहाँ आप खुद खाना खा सकते हो, पहले तो यार वो चीज बनाओ, बिल्कुल ऐसा बनाओ कि यार पहले आपका दिल करे और आप कंफर्टेबल हो अपनी फैमिली को वहां पे ले जाके खिलाने के लिए। आई थिंक ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में यार, कि अगर आप एक ऐसी चीज बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है जब आप बाहर खाने जाते हो कि आपको लगता है कि यार वो बाहर का खाना हाइजीन सही नहीं होगा, मतलब ईटेबल नहीं होगा। तो वो आई थिंक अगर आप वो जो एक बेसिक्स को पहले तो आप अगर वो कर सकते हो एंड यू फील दैट यू नो दिस इज अ प्लेस वेयर आई वुड लाइक टू टेक माय फैमिली, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, मजा आ गया। एब्सोल्युटली, ये तो है। इनफैक्ट एनआरआई की भी बात आपने करी, आई थिंक आई विश यू ऑल द सक्सेस देयर आल्सो। यू आर यू नो राइट नाउ चैप्टर हेड, so my fortunate also to work with Mr. Lalit Nerula, I mean who was the founder, one of the founding pillar of NRA, yeah, long back. So मुझे पता है this association also plays a very important role across India in helping new restaurant entrepreneurs and I think kind of a body it has built up. और साथ में काफी मजा आया संदीप आपसे बात करके। I would say this podcast, the reason to do this podcast is one of the fact that बहुत सारे यंगस्टर्स जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, आई थिंक यू शुड थ्रो अ काइंड ऑफ अ लाइट एंड गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन कि उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आई थिंक आपका एग्जांपल इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल बिकॉज आप दोनों, आप और आपकी को फाउंडर योर वाइफ, आई थिंक you both came from different background. She's being a lawyer and you also came up from the marketing and sales background. And how beautifully actually you have lived this journey of yours. I think इतना बढ़िया एक लाइव एग्जांपल है बहुत सारे यंगस्टर्स के जो आज इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि यार अगर आपको आना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए अपनी जर्नी को, और कैसे आपको डे टू डे उसको यू शुड एक्सपीरियंस इट, यू शुड लिव इट। और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी ना आज आपसे बात करके, जो मैं बोलूंगा, although as you were telling that with we passed quite a good time in this industry, पर रोज लगता है यार कुछ नया सीखने को मिलता है इस इंडस्ट्री में। आई थिंक मैं काफी चीजें आज इस पॉडकास्ट से सीख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो लग रही है कि आई थिंक यू लिव दिस जर्नी एंड यू हैव एंजॉयड लिविंग दिस जर्नी। Absolutely. ये सबसे ज्यादा वंडरफुल फैक्ट है आपके बारे में। Absolutely. I just on this note here, I just wish you all the very success and just looking forward कि आगे जाके आप और बहुत बड़े ब्रांड बनो, हम आपको दोबारा यहाँ पे इनवाइट करें। Just wishing you all the best from my side, my studio side, and thank you so much once again to come on our show Buffet with Nakul. Thank you so much. Thank you. Pleasure, sir. Thank you so much for having me, sir. It's my honor. Right. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV.